दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन की पूर्णिया में हो रही रैली को लेकर के पूरे बिहार की सियासत गर्मा गई है। सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी अपने पांव आने वाले चुनाव में पसारे हैं। जय यहाँ AIMIM का अब जनाधार भी है, जय जिसने महागठबंधन की परेशानी बढ़ा दी है। राजद ने AIMIM के विधायकों को अपने खेमे में कर लिया, लेकिन अब पूर्णिया रैली से ओवैसी की पार्टी की बेचैनी भी बढ़ी है। AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तर ईमान ने पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बल्कि AIMIM के खिलाफ रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन के लोग केंद्र में बैठी भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए रैली नहीं कर रहे हैं, बल्कि AIMIM को निशाना बना करके उसे मिटाने के लिए रैली की जा रही है। अख्तर ईमान ने कहा कि महागठबंधन के इन्हीं लोगों ने पिछले दिनों हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़ करके सरकार बनाने का काम किया है। जहां उन्होंने महागठबंधन के नेताओं पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सीमांचल के क्षेत्र में इस रैली का औचित्य क्या है, जबकि बिहार में आपकी सरकार है। उन्होंने महागठबंधन के नेताओं से सवाल पूछा है कि बिहार में आपकी हुकूमत है, इस दौरान अब तक आपकी सरकार ने सीमांचल के लिए कौन सा विकास कार्य किया है। इसका जवाब सीमांचल की जनता को हर हाल में देना होगा। अख्तर ईमान ने कहा कि सीमांचल में महागठबंधन भाजपा का डर दिखा करके कब तक वोट लेगी, अब उनके दिन लद चुके हैं। उन्होंने कहा कि सीमांचल के साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार किया जा रहा है और विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। जहां सीमांचल को विशेष पैकेज की मांग AAMU शाखा को लेकर के कोई बात नहीं की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान 27 जरूरी एजेंडों पर मोहर लगी है। नीतीश सरकार ने फिर से कई सरकारी विभागों में बम्पर बहाली की घोषणा की है। जब साथ ही साथ बिहार में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी सीधी नियुक्ति दिए जाने का ऐलान कर दिया है, यानी कि सीधी बहाली नौकरी दिए जाने का ऐलान किया है। जो अच्छे खिलाड़ी होंगे, जो मेडल लेकर के आएंगे। वहीं बिहार में मौसम को लेकर भी अब अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने को लेकर के नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च संयुक्त राज्य अमेरिका को इकरारनामा देने को लेकर के मंजूरी दी गई है। बिहार में कोहरा और शीतलहर को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना अब कम आय वाले यानी कि कम आमदनी वाले परिवार वालों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। हर साल फीस में बढ़ोतरी, हर महीने अलग अलग मदों में पैसे लेना आदि को देने में कई अभिभावक सक्षम नहीं हैं। ऐसे में अभिभावक अब सरकारी स्कूल की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों को शिक्षा देने में सरकारी स्कूल एक विकल्प के तौर पर सामने आ रहा है। जहां सरकारी स्कूल में नामांकन देना आसान है, वहीं पर सरकारी स्कूल में कई योजनाओं का लाभ भी छात्रों को मिलता है, जिस कारण कई अभिभावक सरकारी स्कूल में बच्चों का नामांकन करवाने को इच्छुक है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में महागठबंधन में CM और फिर PM पद को लेकर के रस्साकसी तेज हो गई है। जहां नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर कांग्रेस अरंगा लगा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को CM बनाने के लिए राजद के विधायक लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में चल रही उठाक पटक को लेकर के विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वे अपना इकबाल खो चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को मई की बीमारी है, उन्हें अवैध कब्जे का शौक है। समता पार्टी को मेरे पिता ने बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने कब्जा जमा लिया। 18 साल से मुख्यमंत्री है, लेकिन अभी भी नीतीश कुमार अपने नाम पर वोट हासिल नहीं कर सकते हैं। ये बात कांग्रेस भी जानती है और राजद भी। यही कारण है कि दोनों भी उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं मानती है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2014 में अपने बल पर चुनाव लड़ा तो फिर 2 सीटें जीत पाए, भाजपा के साथ आए तो 16 सीटें जीते, लेकिन आज नीतीश कुमार के साथ स्थिति ऐसी है कि उनके साथ जो भी पार्टी जाएगी उन्हें सिर्फ नुकसान उठाना पड़ेगा। यहां तक कि भाजपा भी
अगर उनके साथ जाएगी तो फिर भाजपा को भी जनता वोट नहीं देगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश सरकार की 18 साल की तुलना यूपी की योगी सरकार के साथ करते हुए एक तरफ बाबा है तो दूसरी तरफ इंजीनियर है। बाबा के शासन में यूपी कुछ सालों में पिछले राज्यों की छवि से बाहर निकल गई है। कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों में बराबरी पहुंच गई है, जबकि नीतीश कुमार के इंजीनियर होने के बाद भी आज भी बिहार पिछड़ा राज्य बना हुआ है। राजस्थान जैसे राज्य में हर घर में वहां की सरकार ने पानी पहुंचा दिया, लेकिन बिहार जहां सबसे ज्यादा पानी है वहां भी हर घर में पानी नहीं पहुंचा पाया है। दोस्तों बात करते हैं कि आज सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में घर घर से टैलेंट निकल करके सामने आ रहा है। इसी स्टेशन पर बैठी महिला का गाना वायरल होता है और वह रानू मंडल रातों रात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है और लोग उसकी तुलना लता मंगेशकर से करने लग जाते हैं। कोई छोटा सा बच्चा जानू मेरी जाने मन गाना गाता है और फिर सारे देश की जुबां पर यही गाना रहता है। सोशल मीडिया के दौर में कुछ भी मुमकिन है। जी हाँ, तभी तो बिहार के एक लड़के की आवाज देश भर में अभी गूंज रही है। हम बात कर रहे हैं बिहार के युवा अमरजीत जयकार की। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अमरजीत की मदद की है। इस बात के लिए सिंगर ने उनका शुक्रिया अदा भी किया है। अमरजीत जयकार ने फैंस संग ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उन्होंने ट्विटर पर एक क्लिप शेयर की है जिसमें उन्होंने कहा कि सो फाइनली इसी घड़ी का मुझे इंतज़ार था। सोनू सर्जन जी से मेरी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि उनकी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है फतह, उसमें उन्होंने मुझे गाने का मौका दिया है। तो मैं 27 और 28 फरवरी को मुंबई में रहूंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि सोनू सूद ने मुझे इस काबिल समझा। आप लोग मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद जरूर देते रहें। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर के पुलिस ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जहां बिहार के एडीजी ने अमित शाह के दौरे वाले जिलों को खास तौर पर अलर्ट जारी कर दिया है। यह खतरा इस बात का भी है कि अमित शाह के दौरे के समय उनके हेलीकॉप्टर या फिर विमान पर मिसाइल से भी हमला हो सकता है। जहां लिहाजा खास निगरानी रखने को कहा गया है। जहां बिहार के एडीजी सुरक्षा की ओर से जारी पत्र में इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एडीजी ने पटना समेत बेतिया और बगहा के एसपी के साथ साथ संबंधित आईजी और डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में बोध गया कि महाबोधि मंदिर में विस्फोटक बरामदगी मामले में फरार दहशतगर्दियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। दोस्तों बात करेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 13वीं किस्त का इंतजार कर रहे करीब 12 करोड़ किसानों के खाते में अगले सप्ताह पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। जी हां, सरकार ने 13वीं किस्त रिलीज करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी अगले सप्ताह मिशन कर्नाटक के तहत शिवमोगा का दौरा करेंगे और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। जी हां, बहुत से लोगों को इंतजार है कि आखिर पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त कब जारी की जाएगी। खास करके केडीबी लाइव से ये बहुत लोगों का सवाल है कि आखिर पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त कब जारी करेंगे। इसका हमें बेसब्री से इंतजार है। कृपया करके बताएं, डेट बताएं उसका। तो आपको डेट फाइनली बता दिया गया है कि 27 फरवरी को पीएम किसान योजना का पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। आप अपने अकाउंट में 27 या फिर 28 तारीख को अपने अकाउंट चेक कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में इस साल मार्च में ही मई जैसी गर्मी झेलनी होगी। मौसम विभाग की माने तो इस साल बिहार में गर्मी अपना सारा पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस साल मार्च में ही बिहार में हीट वेव महसूस होने लगेगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मार्च में पारा 35 डिग्री से ऊपर जा सकता है। जहाँ इस साल गर्मी का आलम यह है कि फरवरी मध्य में ही पूर्णिया और पटना को हीट जोन में ला खड़ा कर दिया है। जहाँ होली में बसंत ही जगह जेठ की गर्मी प्रचंड रूप से धारण कर रही है। बीते साल के मुकाबले इस साल फरवरी का तापमान 3 से 5 डिग्री अधिक है। जब बिहार के कई जिलों में अधिकतम तापमान काफी ज्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विज्ञान के जानकार कहते हैं कि पटना में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा, तो फिर वही पूर्णिया में 3 डिग्री से ज्यादा है। जहाँ न्यूनतम तापमान की बात करें तो फिर वहां भी यही हाल है। जहाँ उच्च वायुदाब के कारण पूरे बिहार में तेज गर्मी का एहसास अभी से ही हो रहा है। देखा जाए तो फिर दिन में तेज धूप रहती है जिसमें गर्मी का एहसास होता है। जब शाम होते ही तापमान गिरता है तो फिर हल्की ठंड भी लगने लगती है। जब ये अगले एक सप्ताह तक बना रहेगा। बिहार में फरवरी के मध्य में ही करीब आधा दर्जन शहरों का तापमान 30 डिग्री को पार कर चुका है। भागलपुर में तेज गर्मी पड़ रही है, वहीं मुजफ्फरपुर का भी हाल यही है।
तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में प्रतिभा की कोई भी कमी नहीं है। पाटलिपुत्र की मिट्टी के युवाओं ने देश और फिर दुनिया में बड़ा नाम कमाया है। जहाँ ऐसे एक छात्र है हर्ष, केवल 16 साल के हर्ष ने एक ऐसा डिवाइस तैयार किया है, बनाया है, जो झट से बता सकता है कि किसी फल या फिर सब्जी में कितना केमिकल है। ये मशीन आज के दौर में काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल खाद और फिर पेस्टिसाइड के कारण फल और सब्जी जहरीले होती जा रही है। इसके कारण कई लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। जहाँ हर्ष के द्वारा बनाया गया डिवाइस इस्तेमाल करने में भी काफ़ी आसान है। जहाँ इस डिवाइस में एक स्क्रीन दिया गया है, इस पर जांच के बाद पूरा रिजल्ट खुद लिखा हुआ आएगा। जहाँ इससे लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। जहाँ हर्ष के इस आविष्कार की काफ़ी चर्चा हो रही है। जहाँ इससे पहले भी उसने काफ़ी सारे डिवाइस बनाए हैं। जहाँ इसके साथ ही इसे इसरो और फिर नासा से भी अलग अलग प्रोजेक्ट के में काम करने के लिए बुलाया जा चुका है। हर्ष के इस आविष्कार को एक ग्रेड दिया गया है। जहाँ इससे पहले उन्होंने कोरोना काल में एक अत्याधुनिक मास्क भी तैयार किया था। वे वर्तमान में बिहार सरकार की संस्था किलकारी में पढ़ाई कर रहा है और फिर वहीं से नई तकनीक सीख रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कागजी स्टाम्प बंद हो रही है। जब नागपुर के प्रेस से कागज पर प्रिंट होकर के आने वाले स्टाम्प पेपर की बिक्री बंद हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिलेगा। आम लोग अपनी ज़रूरत के अनुसार से स्टाम्प पेपर की खरीद कर सकेंगे, जिसका हिसाब ऑनलाइन रहेगा। जहाँ वही नकली स्टाम्प पेपर की बिक्री पर भी रोक लगेगी। ये सुविधा मद्य निषेध उत्पाद और फिर निबंधन विभाग बनाए जाने वाले नए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसीलिए अब बिहार में 1 अप्रैल से ई स्टाम्प की बिक्री होगी। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार हाई सिक्योरिटी फीचर के साथ ई स्टाम्प पेपर निकालने की तैयारी की जा रही है, इससे नकली स्टाम्प पेपर की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसके साथ ही नागपुर के प्रेस से मंगवाए जाने वाले स्टाम्प पेपर के खरीद बिक्री पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके, जिससे आम लोगों को सहूलियत तो होगी ही और साथ में राजस्व भी बढ़ेगा। स्टाम्प पेपर पर लोगों का नाम छपने के साथ QR कोड पेपर होगा। आम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल में वेंड एप्लीकेशन डाउनलोड करके QR कोड लाइव स्क्रीन कर सकेंगे, स्कैन कर सकेंगे। इससे सही और फिर नकली स्टाम्प पेपर की पहचान होगी। फिलहाल निबंधन कार्यालय में मिलने वाले ई स्टाम्प पेपर में सिक्योरिटी फीचर कम है, जिस वजह से वेंडरों को बचाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मेडिकल स्टूडेंट के लिए खुशखबरी है। अब बिहार के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की आधी सीटों पर सरकारी फीस पर पढ़ाई होगी। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को यह निर्णय लिया है। इससे बिहार में मेडिकल की पढ़ाई के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट को फायदा मिलेगा। जब कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर मुहर लगी है। दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए 270 टीचर की भी नियुक्ति होगी। निर्णय के मुताबिक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर सीटों पर नामांकन एवं अन्य फीस सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के अनुरूप होगा। बिहार में अव्वल प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी का रास्ता भी साफ हो गया है। ऐसे खिलाड़ियों को SDO और फिर DSP स्तर के पदों पर सीधी नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन की रैली 25 फरवरी को यानी कि आज पूर्णिया के रणभूमि मैदान में होगी। इस रैली को लेकर के माना जा रहा है कि महागठबंधन मिशन 2024 यानी कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद करने जा रही है। जब पहली आक्रामक रैली के लिए सीमांचल को ही महागठबंधन ने उपयुक्त जगह मानते हुए इसका चुनाव किया। इसके पीछे की वजह कई सारी है, जहां महागठबंधन को उम्मीद दिख रही है। जी हां, सीमांचल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र माना जाता है। सीमांचल में मुस्लिम और फिर यादव वोटरों की बड़ी तादाद हमेशा राजद के लिए एक उम्मीद बनी रहती है। लेकिन पिछले कुछ चुनाव परिणाम को देखा जाए तो फिर राजद की परेशानियां यहाँ बड़ी है। विधानसभा चुनाव तक में उनके वोटरों को खिसकाने में ओबीसी की पार्टी AIMIM भी कामयाब रही है। जब वहीं लोकसभा चुनाव में NDA यहां मजबूत रही है। जब पिछले चुनाव में यहां की 4 सीटें पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में 3 सीटों पर NDA जबकि 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा रहा था। लोकसभा चुनाव 2019 में बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में 39 सीट पर NDA की जीत हुई थी, लेकिन यह सीमांचल ही था जिसने क्लीन स्वीप ना कर पाने की कसक नरेंद्र मोदी सरकार को दे दी थी। प्रचंड मोदी लहर में सभी सीटों को NDA ने अपने झोली में भरा, लेकिन सीमांचल का किशनगंज सीट कांग्रेस की झोली में गया था। यहां से जदयू उम्मीदवार हारे थे, जबकि अररिया में भाजपा तो फिर पूर्णिया और फिर कटिहार में जदयू उम्मीदवार जीते थे। एक अनुमानित आंकड़े के हिसाब से सीमांचल में मुसलमानों की आबादी अधिक है। यहाँ किशनगंज में 68%, कटिहार में 45%, तो अररिया और फिर पूर्णिया में करीब करीब 35% अल्पसंख्यक आबादी है। लेकिन हकीकत यही है कि महागठबंधन भी यहाँ अपनी
पुरानी जमीन ही ढूंढ रहा है। अगर वह इस इलाके को साधने में सफल होती है तो फिर इसके लिए ये बड़ी सफलता होगी। उसी उम्मीद में यहाँ गठबंधन जोर लगा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार केंद्र सरकार होली के मौके पर केंद्र कर्मचारियों को फेस्टिवल पर खुशखबरी दे सकती है। इस बार होली 8 मार्च को है और थोड़े ही दिन बचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार होली के दौरान कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। जब श्रम मंत्रालय 28 फरवरी को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या जारी करेगा तो फिर आगामी महंगाई भत्ता वृद्धि के बारे में एक संकेत भी दे सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनके दैनिक स्टाइपेंड का निर्धारण करने के लिए केवल AICPI सूचकांक का उपयोग किया जाता है। यह समग्र रूप से देश और फिर 88 केंद्रों के सूचकांक में शामिल किया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय सेना पर विवादित टिप्पणी करने वाले राजद नेता और बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव पर बीजेपी हमलावर हैं, तो वहीं महागठबंधन के सभी साथी भी उनके इस बयान की भर्त्सना कर रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी राजद नेता के इस बयान को पूरी तरीके से गलत ठहरा रहे हैं। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी और फिर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बिहार के सहकारिता मंत्री के इस बयान को अनुचित बताया है, जब दोनों नेताओं ने एक सुर में कहा कि वे सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि सुरेंद्र यादव के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रीय जनता दल देश के सैनिकों का लगातार अपमान करती आ रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आरजेडी को यह नहीं पता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव खुद पंजीकृत अपराधी हैं। राजद के नेता लगातार जेलों के यात्रा के मुंह पर खड़े हैं, जब उनके ऊपर चार्जशीट हो चुका है। आपको बता दूं कि सुरेंद्र यादव बिहार के सहकारिता मंत्री हैं, जब किसी दौर में मगध इलाके में दहशत माने जाते थे, अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के गुरुवार को पटना पहुंचे। जब पटना एयरपोर्ट पर अश्विनी चौबे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की रैली को लेकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये महागठबंधन के लोग हैं, बिहार के लोगों को ठगते हैं, इनका होलिका दहन तय है। जहाँ होली के समय इनका कभी भी होलिका दहन होना तय है। इन लोगों ने पूरे बिहार को जंगल राज में ढकेलने का काम किया है। नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए अश्विनी चौबे ने कहा है कि जब वे बीजेपी में थे तो फिर वे नीतीश कुमार थे, अब उन्हें कोई नहीं पूछता। आने वाले दिनों में उनका दल समाप्त हो जाएगा और 2025 में बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। नीतीश कुमार को बीजेपी ने बनाया, जहाँ बीजेपी को नीतीश कुमार ने नहीं बनाया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। जहां शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने शिक्षक नियोजन नियमावली पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी है। ऐसे में अब जल्द ही 7वें चरण की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि 7वें चरण शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं और उसे पूरा करेंगे। आपको बता दूं कि इससे पहले बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के हाई स्कूलों में कंप्यूटर टीचर के 7360 पदों पर बहाली को मंजूरी दी थी। ये भर्ती नए नियमावली के अनुसार की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि सियासत में कोई किसी का सगा दोस्त नहीं होता और न ही चिर प्रतिद्वंदित होता है। राजनीति में सिर्फ जरूरत ही दोस्ती और फिर दूरी होती है। बिहार में इन दिनों चल रही सियासी खींचतान में यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसमें भाजपा और महागठबंधन दोनों ही इन दिनों विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी को अपने पाले में फंसाने की जुगत में लगे हुए हैं। इसमें दोनों ओर से मुकेश सहनी के लिए यूज थ्रो वाली राजनीति देखी जा रही है। अचानक से मुकेश सहनी की पूंछ दोनों ओर से बढ़ गई है। दरअसल मुकेश सहनी को हाल ही में केंद्र सरकार ने अचानक से वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने पर मुहर लगा दी है। जब मोदी सरकार के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है। जब पिछले साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय मुकेश सहनी ने यूपी में भाजपा के खिलाफ ताल ठोका था। वीआईपी का यूपी में चुनाव लड़ना भाजपा को नागवार गुजरा, जहां इसके बदले बीजेपी ने बिहार में मुकेश सहनी से बदला लिया।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा ईंट भट्टों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जहां खान एवं भूतत्व विभाग ने पटना में 35 और मोतिहारी में 117 ईंट भट्टों को नोटिस भेजा है। 7 दिन में रॉयल्टी नहीं देने पर इन सभी को बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पटना जिले के 35 भट्टों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विभाग ने नए सिरे से पटना जिले को निर्देश दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने की अपेक्षा आदेश के अनुरूप भट्टों को बंद कराया जाए, या साथ ही निर्मित ईंटों को जब्त कर लिया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग द्वारा ईंट भट्टों को नोटिस मिलने के बाद से हरकंप मच गया है। इस बड़ी कार्रवाई से ईंट के दाम पर भी असर पड़ने की संभावना है। विभागीय सूत्रों के अनुसार मोतिहारी जिले में 117 ईंट भट्टों को मांग पत्र भेजा गया है। मोतिहारी के खनन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि वे टैक्स नहीं चुकाने वाले भट्टों को तत्काल बंद कराएं। इसके अलावा बेतिया, पूर्णिया, बक्सर, रोहतास, गया, गोपालगंज, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, नालंदा, मधुबनी, वैशाली, भागलपुर, भोजपुर, कैमूर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिले में 60% से भी कम राजस्व वसूली हुई है। उन्हें चेतावनी दी गई है। जहां जिलों को निर्देश दिया गया है कि वे 7 दिनों में बताएं कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितने ईंट भट्टों पर कार्रवाई की और उन्हें बंद करवाया है। जब पिछले दिनों में राजस्व नहीं चुकाने वाले भट्टों को बंद करने के निर्देश दिए थे, यह आदेश के बाद अब जिलों में इस पर अमल शुरू हो गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए वैशाली और नालंदा जिला की 49 ईंट भट्टों को बंद करने का आदेश दिया था। जहां उसके साथ ही ईंट भट्टों को फ्लाई ऐश ब्रिक्स में परिवर्तित करने के बारे में तेजी से कार्रवाई करने का आदेश दिया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भ्रष्ट अधिकारियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। या साथ ही जिन भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ निगरानी EOU की कार्रवाई हुई है, उनको सजा दिलाने को लेकर भी काम तेज होगा। आर्थिक अपराध इकाई के साथ साथ विशेष निगरानी इकाई के ADG नैयर हसनैन खान ने कहा कि हमारी कार्रवाई जारी है। बालू के अवैध खनन में अभी भी जांच जारी है। इस धंधे में शामिल कुछ और सरकारी सेवकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जाने हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कार्रवाई पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से हो रही है। ADG के बयान से स्पष्ट हो गया है कि बालू के अवैध खनन में लिप्त वैसे अधिकारी जो ठाठ से आज भी जिला में पावर वाली कुर्सी पर पोस्टिंग लेकर के नौकरी कर रहे हैं, उनकी चिंता खत्म नहीं हुई है। पटना पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके EOU के ADG नैयर हसनैन खान ने कहा है कि हमारी एजेंसी लगातार काम कर रही है, कहीं कोई स्थिरता नहीं है। जब PC एक्ट एक अलग तरह का एक्ट है, इसके तहत जांच में कई तरह के सबूत इकट्ठा करना पड़ता है। जब भ्रष्टों के खिलाफ छापेमारी करना कोई ड्यूटी बाउंड नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव आज गया पहुंचे। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा है कि जहां शांति और ज्ञान का संदेश पूरी दुनिया को दी जाती है, वहां अब अपराध का घर बन गया है। गया दुधारू गायब हो गया है। थाना के महज 100 मीटर की दूरी पर गोली की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। असम पुलिस ट्विटर से एक्शन में आकर के अपराधी को गिरफ्तार करती है। आपको बता दूं कि गया के चर्चित हत्याकांड जदयू नेता सुनील सिंह और प्रॉपर्टी डीलर अरुण पासवान को अपराधियों द्वारा गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों से मिलकर के अपराधी को सजा दिलाने की बात कह करके पप्पू यादव ने संतावना दिया। जहां उन्होंने बताया है कि बिहार में अपराध रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन हिंदी के पेपर में कुछ ऐसा हुआ था जिससे बिहार बोर्ड पर सवाल खड़ा होता है। हिंदी के पेपर में 32 और 37 नंबर प्रश्न गलत थे। हिंदी के पेपर में प्रत्येक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 2 नंबर का था। सवाल यह है कि क्या छात्रों को 4 नंबर मिलेगा, या शायद उन्हें इसका जवाब नंबर नहीं मिलने वाला है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की तरफ से आयोजित इंटर एग्जाम रिजल्ट को लेकर के बड़ा अपडेट जारी किया गया है। जहां बिहार बोर्ड ने यह बता दिया है कि इस बार इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट को अपने रिजल्ट के लिए अधिक इंतजार नहीं करना होगा। जब बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा के आंसर बुक के मूल्यांकन की तैयारी शुरू कर दी जा चुकी है। इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि इंटर और मैट्रिक के मूल्यांकन की तैयारी शुरू हो चुकी है। इंटर का मूल्यांकन 24 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, वही मैट्रिक का मूल्यांकन 1 से 12 मार्च तक होगी। हालांकि इस बीच होली का पर्व आने के कारण कुछ दिन तक मैट्रिक का मूल्यांकन कार्य बंद रहेगा। इंटर मूल्यांकन के लिए राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में 20,427 प्रधान और सह परीक्षक लगाए गए हैं। वहीं 10,302 MP की नियुक्ति की गई है। जबकि मैट्रिक मूल्यांकन की बात करें तो कुल 96,63,774 उत्तर पुस्तिका की जांच होगी। इसके लिए 27,006 प्रधान और सह
परीक्षक लगाए गए हैं। वहीं 11,785 एमपीपी की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि बिहार बोर्ड द्वारा इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट मार्च महीने में घोषित किया जाएगा, जब वहीं मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च तक या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर ने संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी है। इसके साथ ही बिहार बोर्ड आनंद किशोर ने बताया है कि कंप्यूटर पर अंकों की प्रविष्टि के बाद भी मिलान किया जाएगा। इसके लिए इंटर में 1599 और मैट्रिक में 2236 ये मेकर और चेकर अंकों का मिलान करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने बिहार के 30 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रों का रिजल्ट खराब आने के बाद हर कॉलेज के प्राचार्य से मार्च प्रथम सप्ताह तक कमियों की रिपोर्ट मांगी है, ताकि छात्रों का रिजल्ट आगे से बेहतर हो सके। फिलहाल समीक्षा बैठक में सभी कॉलेजों में लैब का विस्तार और फैकल्टी बढ़ाने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद अगले 3 माह में परिसर में कई बदलाव किया जाएगा। जब विभाग के स्तर पर इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद दोबारा से अधिकारियों की बैठक होगी। विभाग के मुताबिक 6,134 छात्रों ने दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा दी थी, जब इसमें 460 छात्र फेल हो गए। वहीं कुल 5,674 छात्रों को प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन इन छात्रों में भी हर छात्र किसी न किसी विषय में फेल हो गए थे, जब वहीं पास नहीं होने वाले 460 छात्र पहले सेमेस्टर में फेल हो गए थे। तो दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया कोसी एयरपोर्ट का मामला अब लगातार शहर दर शहर, गांव और मोहल्ले में फैलता जा रहा है। घर घर से अब एयरपोर्ट की आवश्यकता और फिर इसकी महत्ता की आवाज उठ रही है। एयरपोर्ट पूर्णिया में हो, इसके लिए प्रतिदिन सैकड़ों हजारों लोग मार्च, बैठक तथा कैंडल जुलूस निकाल रहे हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट मामले को लेकर के गुरुवार को भी पूर्णिया शहर के सैकड़ों संस्थानों हजारों लोगों ने मिलकर के पैदल मार्च निकाला। जहाँ हाथों में तख्तियां जिन पर एयरपोर्ट की मांग को लेकर के स्लोगन लिखे हुए थे, जहाँ हाथों में माइक और फिर वी वांट एयरपोर्ट तथा पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट के नारे लग रहे थे। पूर्णिया एयरपोर्ट की मांग के लिए पैदल मार्च निकालने वालों में कई संस्थाएं शामिल थी, जिनमें प्रेस क्लब पूर्णिया, IMA, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, अखिल भारतीय मरवाड़ी सम्मेलन, मिथिला स्टूडेंट यूनियन, जिला खेल संघ, वनवासी कल्याण केंद्र, आर्ट ऑफ और भी बहुत सारे कई सारे संस्थान यहाँ पर मौजूद थे। पैदल मार्च में शामिल हुए लोगों तथा महिलाओं का कहना था कि व्यवसाय, छात्र छात्राओं के आगमन, मरीजों के आने जाने, यहाँ से उत्पादित हुए सामान, बाहर से पूर्णिया को मिलने वाले सामान की सुलभता आएगी। एयरपोर्ट के पूर्णिया में आने से लोगों का कहना था कि राजनीति को एक तरफ रखा जाए और पूर्णिया के विकास को एक तरफ रखा जाए। राज्य सरकार इसमें रोड़े अटका रही है। केंद्र ने अपना काम कर दिया है। कई लोगों ने कहा है कि बिहार सरकार से RTI से जब जवाब मांगा गया तो फिर उस जवाब से यही लगा कि बिहार सरकार की मंशा एयरपोर्ट के मामले में ठीक नहीं है। फिर भी लोगों ने कहा है कि राजनीति से ऊपर उठ करके पूर्णिया की जनता के लिए राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उन सभी को सोचना चाहिए। इस यात्रा में लगभग 2000 से ज्यादा पुरुष तथा महिलाएं एवं बच्चे शामिल हुए। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने आज 25 फरवरी को पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली को लेकर के हमला बोला है। जहां सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि इस रैली से भाजपा का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, नीतीश कुमार ने रैली के बहाने कांग्रेस को फिर गच्चा दे दिया है। वैसे भी महागठबंधन की पूर्णिया रैली को OBC को जवाब देने के लिए बुलाई गई है। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि कांग्रेस का महाधिवेशन 24-25 फरवरी को रायपुर में होगा। जाहिर है कांग्रेस के सारे नेता अपने महाधिवेशन में मौजूद रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने उसी दौरान बिहार में 25 फरवरी को पूर्णिया में रैली रख दी ताकि कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता शामिल नहीं हो सके। दरअसल नीतीश कुमार कांग्रेस से बदला ले रहे हैं, जब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को कोई भाव नहीं दिया है। यहाँ तक कि जब सोनिया गांधी से नीतीश लालू मिलने गए तो फिर उन्हें 5 मिनट में ही निपटा दिया गया। इससे ही नाराज जदयू को कोई भी नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुआ और अब पूर्णिया रैली को रायपुर अधिवेशन के दौरान रख करके बदला साध रहा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन की पूर्णिया रैली भाजपा नहीं बल्कि OBC को जवाब देने के लिए बुलाई गई है। जब पिछले विधानसभा चुनाव में OBC के कारण दर्जन भर सीटों पर राजद को पराजय देखनी पड़ी और OBC के 5 विधायक पूर्वांचल में जीत गए थे। कटिहार पूर्णिया में जदयू की जीत भाजपा के कारण हुई थी, उसमें नीतीश कुमार की कोई भी भूमिका नहीं थी।
दोस्तों बात करते हैं कि अयोध्या में राम के मंदिर के बाद अब बिहार में सीता की दुनिया की सबसे ऊंची 251 फीट की प्रतिमा सीतामढ़ी में सीता के प्रकट स्थल पर बनाई जाएगी। जहां सीतामढ़ी में सीता की मूर्ति बनाई जाएगी 251 फीट ऊंची। रामायण रिसर्च काउंसिलिंग के द्वारा 30 एकड़ में सीता की प्रतिमा बनाई जाएगी। सीतामढ़ी के सांसद सुनील कुमार पिंटू और फिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के क्षेत्र अयोध्या के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सीता की प्रतिमा सीतामढ़ी में बनने जा रही है। इसका शिलान्यास देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। जल्द ही लोगों से राय लेकर के प्रतिमा निर्माण की तिथि भी तय कर दी जाएगी। जब भगवान राम के बाद सीता की प्रतिमा बिहार में बनने जा रही है और इसको लेकर के पूरे बिहार के साथ साथ दुनिया के लोग भी सहयोग देने का काम करेंगे। आपको बता दूं कि सीता की ये 251 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। जब प्रतिमा के चारों ओर वृत्ताकार के रूप में 108 ऐसे प्रतिमाओं का निर्माण होगा जिसमें माता के सीता जी के जीवन दर्शन का जिक्र हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार की सरकार ने फैसला किया है कि वे 12वीं पास और ग्रेजुएट छात्रों को स्कॉलरशिप देंगे। 12वीं पास है तो फिर आपको बिहार मेधा सॉफ्ट के तहत कुल 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। वहीं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको कुल 50,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिल सकती है। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से बिहार के कुल 3,45,795 छात्रों को फायदा पहुंचेगा। अगर आप भी इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आपको इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अंतिम तारीख से पहले आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो फिर ये 28 फरवरी 2023 है। जो लोग भी इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें बिहार सरकार के ई कल्याण पोर्टल के जरिए इसके लिए आवेदन करना होगा। जहाँ वहीं बिहार मेधा सॉफ्ट स्कॉलरशिप के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट medhasoft.bih.nrc.in पर जाकर के पूरी जानकारी पूरी प्रक्रिया भरनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से सियासी भूचाल सा आ गया है। एक और जहां नीतीश कुमार कई समस्याओं और आरोपों से घिरे हुए हैं तो फिर वहीं एक और बयान ने नीतीश की मंत्री का जनता को चौंका देने वाला बयान रख दिया है। यह सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। प्रदेश में राजनीतिक गलियारों में एक नाम की गूंज जोर शोर से सुनाई देने लगी है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सीएम बनने की चर्चाएं भी तेज आ गई है। आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अब वह दिन दूर नहीं जब बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठेंगे। ये भी हो सकता है कि अगले महीने से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जी हाँ, मार्च महीने से। वहीं अब इस कयास पर शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। जहां शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वह यानी कि तेजस्वी यादव योग्य हैं। उसे विरासत में लालू प्रसाद जी से जो मिला वह तो है ही, लेकिन अब उनके पास तजुर्बा भी है। सीएम पीएम बनने के लिए आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। जहां आपके पास समर्थन और संख्या है तो फिर आप भी बन सकती हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों पत्रकारों के उन सवालों को खारिज कर दिया है जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या वह जदयू के कुछ शीर्ष नेताओं के उन दावों से छला हुआ है महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार 2025 में अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और 2030 तक महागठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। राजद नेता ने कहा है कि उन्होंने क्या गलत कहा है। वास्तविकता यह है कि वे नीतीश कुमार यानी कि नीतीश कुमार बेहद सक्षम है। जितना अधिक समय तक वे रहेंगे उनका अनुभव उतना ही समृद्ध होगा। जब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी ने दस्तक दे दी है। जब फरवरी महीने में पड़ रही गर्मी ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। कुछ दिन पहले सूरज की जो स्थिति लोगों को सर्दी में नरम गर्मी का सुख एहसास करा रही थी वही अब उनको छांव ढूंढने पर मजबूर कर रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्दियां पूरी रूप से अलविदा कह गई है। आने वाले दिनों में गर्मी और बढ़नी है। जब भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले 5-6 दिनों में देश के कुछ इलाकों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में पूर्वी उत्तर पश्चिमी मध्य भारत को रखा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत देश के कुछ हिस्सों में पहले से ही तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। जहाँ ऐसा मौसम वास्तव में मार्च या फिर होली के बाद नजर आता है। मौसम से जुड़ी एजेंसी स्काईमेट की रिपोर्ट में बताया गया है कि 15 से 20 मार्च के आसपास तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस कर सकता है। क्योंकि इस बार गर्मी की शुरुआत अपेक्षाकृत जल्दी हुई है, इसीलिए मार्च भी अधिक गर्म रहने वाला है। स्काईमेट के अनुसार उत्तर भारत में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय न होने से गर्मी आ गई है, जिसकी वजह से भारत के कुछ
भागों में गर्मी लंबे समय तक जारी रहेगा। हालांकि आगे जाकर के मानसून के बाद गर्मी से थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि नवगठित राष्ट्रीय लोक जनता दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उनकी जदयू के साथ बंदी आखिरी डोर भी टूट गई है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा विधान परिषद में मनोनीत सदस्य थे। जी हां, एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू पर तंज कसा है। इसके लिए उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर की है। इस पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा ने संस्कृति मंत्र को लिखते हुए अपनी बात कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री जी, आज मैंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मन अब हल्का है। चक्रव्यूह से बाहर आ जाने की सुखद अनुभूति हो रही है। याचना का परित्याग करके रण के रास्ते पर निकल पड़ा हूं। इस पोस्ट में उपेंद्र कुशवाहा ने विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के साथ इस्तीफा सौंपते समय ली गई तस्वीर भी शेयर की है। आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने नए दल के गठन के दिन ही विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देने की घोषणा की थी। उस दिन विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर पटना से बाहर थे, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा अपना त्यागपत्र नहीं सौंप सकते थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी बेहद खास सही है। जब खट्टे मीठे रिश्तों की डोर से बंधी दोनों की एक दूसरे के दोस्त रहे, शुभ चिंतक और विरोधी भी रहे। इन दोनों को बिहार की सियासत में लव कुश की जोड़ी कहा जाता रहा है। अब जब उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश की जोड़ी से जदयू से अपना राह अलग करके अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिया है, तो फिर उनकी आगामी कदम के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। इस बीच ये खबर सामने आ गई है कि जिस राह नीतीश कुमार चल करके अपनी समाधान यात्रा पूरी कर चुके हैं, उसी राह पर चलते हुए उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आगामी 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत चंपारण के बिबितरुआ से होगी। ये यात्रा 28 फरवरी से 6 मार्च और 15 मार्च से 20 मार्च के बीच 2 चरणों में होगी। पहला चरण 28 फरवरी से 6 मार्च तक होगा। इसमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया से छपरा और फिर सिवान जाएंगे। होली के बाद दूसरे चरण की शुरुआत 15 मार्च से होगी। यात्रा का समापन 20 मार्च को पटना, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, औरंगाबाद होते हुए अरवल में जगदेव बाबू के गांव में होगा। आपको बता दूं कि जदयू छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल की घोषणा की है। इसके अगले दिन मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुलाकात की थी। फिर इसके अगले दिन अपनी यात्रा का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, आपको क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।